हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, फिर से आ गए हैं हम एक नया सेशन लेकर। बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था, 12th का टॉपिक है, आपको पता है 12th का चैप्टर है ये। और इसमें हम 94 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो नीट के पुराने आए हुए 5 साल के क्वेश्चन हैं जो हम ले रहे हैं। नीट के पुराने आए हुए सारे कवर करेंगे। जेई मेंस वाले कवर कर लिए, उससे पहले जो हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे बढ़िया क्वेश्चन थे। जेई मेंस के भी इसमें कवर हो चुके हैं, नीट के भी कवर हो चुके हैं, और कुछ जो मैंने अपनी तरफ से आपको क्वेश्चंस कराए थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो जो कर रहे थे उनको तो पता ही है, जो डेली कर रहे हैं, और जो नए हैं चैनल पे उनके लिए ये सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि भाई कैसे क्वेश्चन कराते हैं सर। तो आप अगर 100 क्वेश्चन ये करते हैं एक चैप्टर के, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है फॉर नीट एंड जेई मेंस। हाँ, जो बच्चे 12th का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं, तो वो भी अगर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 94 अभी 2024 में ही आया था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है जरा देखते हैं। इसमें दिया है चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। इनमें से कौन सा सर्किट ऐसा है जिसमें जो कि ब्रिज को बैलेंस कर सकता है। कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कर रहा हो, फिलहाल कर सकता है ऐसा इन्होंने बोला। चलो देखते हैं फिर ऐसा सवाल कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो भाई, अगर हम इसमें क्या लग रहा है, देखो पहला सर्किट देखो ध्यान से। पहले सर्किट में 10 ओम, इधर 10 ओम, इधर 15, इधर 5, ठीक है। और अगर यहां से देखेंगे तो 10 ब्रिज कब बैलेंस होता है, जब लेफ्ट साइड के दोनों का रेशो, दो रेजिस्टेंस का, और राइट साइड के दो रेजिस्टेंस का रेशो आपस में बराबर हो जाता है। हाँ ठीक है, तो इनका दोनों का रेशो 10/15 बनेगा, और इधर वालों का दोनों का रेशो 10/5 बनेगा। सोचो 5 क्यों सर, ये कहाँ जाएगा, ये जो लगा हुआ है इसमें, ये डायोड है, ये डायोड है। अच्छा डायोड है, हाँ, तो इसमें भी करंट जाएगा। अच्छा पहले तो ये देखो कि ये कौन सी बाइजिंग में है। वैसे डायोड अभी तक आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन अगर जिन्होंने डायोड पढ़ रखा है उनके हिसाब से अगर सोचें तो भाई यहां से देखो, यहां से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां से इधर करंट जाएगा, इसमें से इधर करंट जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर ये इधर जाके डायोड के साथ कनेक्ट है, और डायोड का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है P, और ये वाला जो लाइन होती है ये होता है N, तब आप इसको बोलते हो PN जंक्शन डायोड। तो ये जो डायोड है इसका इधर वाला हिस्सा P है, और जब P जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और N जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बाइजिंग। अब फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है, करंट चलता है। फिलहाल आप ये याद कर लो कि फॉरवर्ड बाइजिंग है तो करंट चलेगा, और रिवर्स बाइजिंग है अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब अगर डायोड तो ऐसे ही है और मान लो बैटरी को उल्टा लगा दिया आपने इस तरह से, मतलब डायोड का P और बैटरी का निगेटिव आपस में कनेक्ट कर दिया, और डायोड का N और बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इसे कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। इसमें करंट नहीं चलता है, इसमें करंट नहीं चलता है, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो बच्चों, इसमें करंट नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें करंट नहीं चलेगा। मैं एक मिनट इसका जो फोकस है वो सेट कर देता हूँ, जहाँ है फिर ये वहीं रहेगा, एक बार देख लो जरा फोकस इसका ठीक है कि नहीं। फिलहाल एकदम ठीक आ रहा है, और मैं इसको कर देता हूँ मैनुअली ताकि ये बार बार फोकस ना हो। ठीक कर दिया मैंने। तो अब ये ठीक है। तो यहां से आपको दो बातें याद रखनी है, जब भी डायोड का पी, डायोड का पी पार्ट, ठीक,
वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और n पार्ट बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है। मतलब p पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, n निगेटिव के साथ कनेक्ट, तो उसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग, उसमें करंट चलता है, मतलब इसके अंदर करंट चलेगा, ये अपने अंदर से करंट को जाने देता है। लेकिन अगर रिवर्स बाइजिंग होती है तो ये अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देता है। ये दो बातें याद रखनी है, इसके हिसाब से हम इसका आंसर करेंगे। हटा दूं? ये तो आपको पता होंगी, जिसने पढ़ लिया होगा, जिसने देखो अभी पढ़ा नहीं होगा तो उसको ये बात याद रखनी पड़ेगी। चलो, तो अब यहां से बात चल रही थी। अच्छा, एक और बात, जो डायोड होता है, जो आइडियल डायोड होते हैं, उनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन ऐसा इन्होंने कहीं पे नहीं लिखा कि इसके अंदर जो डायोड हम यूज कर रहे हैं वो आइडियल डायोड है। ठीक है, तो पहले हम आइडियल मान के इसका आंसर निकाल के देखेंगे, फिर नहीं बनता है तो फिर हम इसको जनरल डायोड मान के करेंगे। याद रखना, जो आइडियल डायोड होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 होता है और जो जनरल डायोड होते हैं उनके पास रेजिस्टेंस होता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जो आइडियल डायोड हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और जो जनरल डायोड हैं, जनरल डायोड, उनका रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है, उनके पास रेजिस्टेंस होता है। तो अभी हमें यहाँ से ये नहीं बताया कि आइडियल है जनरल है, तो हम पहले आइडियल मान के करेंगे, आंसर बनता है ठीक है, नहीं तो फिर जनरल मान के करेंगे। चलो अब सुनो, अब सोचो यहां से, इधर का ये एक ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है सर? ये ब्रिज है आपका, अच्छा ब्रिज तो ये बन रहा है, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसमें आपको ये तो याद है ना कि ब्रिज जो बनता था, देखो यहाँ पे ब्रिज में जब बनता था ये देखो इस टाइप से बनता था। हाँ जी, ये बन गया हमारा ब्रिज। अच्छा, इस ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते थे हम। ब्रिज में जब भी 4 रेजिस्टेंस लगाते थे तो इस तरह से लगा देते थे, और एक कॉर्नर पे ब्रिज के, मतलब एक डायगोनल पे तो बैटरी लगाते थे और दूसरे डायगोनल पे हम 5वां रेजिस्टेंस लगा देते थे या गैल्वेनोमीटर लगा देते थे। ये होता था ना ब्रिज आपका, बोलो यही होता है कि नहीं ब्रिज? ठीक है, तो अब ये जो आपके पास ब्रिज है, अब ये जो ब्रिज है आपके पास, ये बैलेंस है या नहीं? बैलेंस की कंडीशन बताओ क्या होती थी? इधर वाला P, इधर Q, इधर R, इधर S। पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूंगा। तो इधर वाले दोनों का, इस ब्रिज के दोनों लेफ्ट वाले दोनों का रेजिस्टेंस P और Q का अगर बराबर है, राइट वाले दोनों का रेजिस्टेंस R और S का रेशो बराबर है, तो समझो ये ब्रिज हो जाता है बैलेंस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। और अगर ये ब्रिज, ठीक है, ये बराबर नहीं है तो फिर ये बैलेंस नहीं होता, और बैलेंस नहीं होगा तो बीच वाली वायर में, इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा और बैलेंस होगा। बैलेंस की कंडीशन है, दोनों इक्वल है, बैलेंस है, इसे कहते हैं बैलेंस। अगर बैलेंस है तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होती है। तो बीच वाले वायर में, बीच वाले गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है, उसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो हटाते हैं इसको भी, इसी के बेसिस पे मैं अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा याद दिला दिया आपको कि ब्रिज होता क्या था। चलो, अब इसके लेफ्ट 10 और 15 और इनको 10 और 5, क्या ये फिलहाल बैलेंस है? नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे इसको हमने आइडियल माना है, तो आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? 0। अच्छा, क्या अगर 0 होगा तो एक बात तो बताओ, यहाँ तो सीधा सीधा एक वायर बन जाएगी। अगर वायर बन जाएगी तो यहाँ तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। खुद सोच के देखो, फिर आप 5 ले कैसे सकते हो? ये क्या, ये ऐसा नहीं बन जाएगा? 10, फिर इधर 10, ये 10, ये 10, ये 15, ये 15 और इधर सीधी वायर। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 5 वाला है देखो, ऐसे जो जा रहा है,
इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, इसमें तो करंट जाना ही नहीं 5 ओम वाले में। क्यों? क्योंकि जब सीधी वायर करंट को मिल जाए जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो, तो वो तो करंट तो उधर को जाना प्रीफर करता है, तो ये तो ब्रिज ही नहीं बन रहा। तो इसलिए इसका मतलब हम इस डायोड को, पहला पॉइंट पकड़ लो, हम इस डायोड को आइडियल नहीं मान सकते। पहला हमने अगर इसको आइडियल मान के चलें तो ये तो ब्रिज ही नहीं बनेगा, तो हम इसको आइडियल नहीं मान सकते। पहला पॉइंट ये पकड़ लो यहाँ। तो भाई हम इस केस में आइडियल इसको नहीं मान सकते, फिर ब्रिज नहीं बनेगा। चलो, आइडियल ये नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर ये आइडियल नहीं है फिर ये कंडीशन नहीं लगेगी, फिर इसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लो इसके अंदर का रेजिस्टेंस है R, इसके डायोड के अंदर का रेजिस्टेंस। चलो, तो फिर ये पैरेलल में है। हाँ, पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस कम होता है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दोगे, सोचो, एक का रेजिस्टेंस 10, दूसरे का भी 10, और पैरेलल में लगा दो 5 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, और सीरीज में लगा दो तो 20 हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हमें सीरीज में लगाना है, और अगर रेजिस्टेंस को कम करना होता है तो हमें पैरेलल में लगाना है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को किस में लगाना होगा? पैरेलल में लगाना हो, उस सीरीज में लगाना होगा अगर बढ़ाना है तो, और कम करना है तो पैरेलल में लगाना। अब सोचो सोचो सोचो, इधर का रेशो है 10/15, तो इधर का रेशो बराबर आएगा तभी तो हम इसको करेंगे। अब सोच के बताना जरा मुझे, इधर है 10 और अपॉन में ये दोनों तो पैरेलल में लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? इनका इक्विवेलेंट होगा 5 इंटू R बटे में 5 प्लस R, ये होगा। अगर R की वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये किस में है? ये है दोनों के दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? R, और 5 का 5R बटे 5 प्लस R। ये ऊपर ले जाओ इसको, इसे 5 से काट लो, या 10 से 10 कट गया, खत्म करो। ये ऊपर गया, ये 1/15 बचा, ये ऊपर गया 5 प्लस R बटे में 5R। चेक करो ये आ गया कि नहीं। अब एक काम करो, इस 5 से इसको काट दो, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R इक्वल्स टू 15 प्लस 3R। यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से R की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, माइनस का 7.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई, आप इसका रेजिस्टेंस कुछ भी ले लो, ये ब्रिज कभी बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस किस में आना चाहिए? अगर आपको इसको बैलेंस करना है, दोनों तरफ के रेशो को सेम करना है, तो इसका जो ये जो इसके अंदर पीएन जंक्शन है, इसका रेजिस्टेंस नेगेटिव में आ रहा है। अगर आपको बैलेंस करना है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, पहले वाला तो आंसर है नहीं हमारा, पहले वाले में तो बैलेंस हो नहीं रहा। चलो दूसरे में चलो, दूसरे में किस में जुड़े हुए हैं? ये सीरीज में। चलो ठीक है, सीरीज में ये आइडियल है या नहीं है? तो अब देखो, पहले वाले में आइडियल नहीं हो पाया तो दूसरे में भी हम आइडियल तो लेके चलेंगे नहीं, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 10/15 लेफ्ट साइड का दोनों का रेशो इक्वल्स टू इधर का रेशो करेंगे तो 10 और बटे में ये कितना होगा? 5 और प्लस इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे R, तो 5 प्लस R। ये तो सीरीज में है दोनों, देखो, तो इसका रेजिस्टेंस 5 और फिर डायोड सीरीज में है, तो यहाँ से 10 से 10 कट गया। यहाँ से R की वैल्यू कितनी बैठ रही है? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 5 प्लस R इक्वल्स टू में 15, तो R की वैल्यू आ गई बच्चों 10। तो यहाँ से R की वैल्यू इसकी 10 हो गई। ठीक है, हाँ, रेशो तो पॉसिबल है, पर क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड है? करंट को जाने भी देगा या नहीं? इसमें तो करंट जा पा रहा था, देखो फॉरवर्ड बायस था। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो पॉजिटिव, और इधर से देखो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पी के साथ कनेक्ट, तो पी के साथ कनेक्ट पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बाइजिंग थी, करंट जा रहा था। इसमें ये भी तो देख लो आपने, ये तो देख लिया R की वैल्यू 10 आ रही है, पर फॉरवर्ड बाइजिंग है कि रिवर्स बाइजिंग है? तो यहाँ से जब चलोगे, ये नेगेटिव है, देखो यहाँ नेगेटिव, पूरी लाइन ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ से होकर गया नेगेटिव, और यहाँ पे पहुंचा नेगेटिव। ये माइनस जो है पी के साथ कनेक्ट हो गया, तो रिवर्स बाइजिंग है, रिवर्स बाइजिंग है, करंट को ही नहीं निकलने देगा। जब करंट को नहीं निकलने देगा अपने अंदर से, इस पूरी वायर से यहाँ तक करंट ही नहीं निकलेगा,
तो भाई साहब बैलेंस कैसे होगा? करंट तो जाता है ना इसमें, इस वाली वायर में करंट ही नहीं जाएगा, अपने अंदर से करंट को निकलने ही नहीं देगा ये। तो ये बैलेंस कहाँ से होगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं बनेगा, तो ये भी कट गया। इसमें आर की वैल्यू तो आ रही है, मतलब बैलेंस तो ये हो सकता है, लेकिन रिवर्स बाइजिंग की वजह से करंट नहीं चल पा रहा। अब आ जाओ इसमें, इसमें आ जाओ। इसमें देखो पहले तो फॉरवर्ड बाइजिंग है या बैक रिवर्स बाइजिंग है? ये प्लस, इधर की ये पूरी लाइन प्लस प्लस प्लस, यहाँ से घूमते हुए प्लस प्लस, पी मिला, पी प्लस के साथ कनेक्ट है तो बिल्कुल बढ़िया फॉरवर्ड बाइजिंग है, करंट तो जाएगा। करंट जाएगा तो यहाँ से आर की, इसका रेजिस्टेंस आर मान के आर की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये तो सेम यही है फिगर, ये वाली, बस इसमें बैटरी पहले पॉजिटिव लगाओ फिर नेगेटिव, इसमें पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव, तो ये सेम फिगर है। इसमें भी आर की वैल्यू क्या आएगी? वही आएगी सर, 10। तो पॉसिबल है, बस यही आंसर हो गया। फॉरवर्ड बाइजिंग है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का दोनों का रेशो, राइट साइड का दोनों का रेशो इक्वल आ जाएगा, यही वाली कैलकुलेशन है सेम। तो आर की वैल्यू बच्चों बिल्कुल एकदम सेम वही आ रही है जो सेकंड ऑप्शन है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड वाले को देख लो, इसमें भी रिवर्स बाइजिंग होगी। देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव से होते हुए यहाँ से पॉजिटिव 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 और इधर नेगेटिव एन के साथ कनेक्ट हो गया। अब पॉजिटिव अगर एन के साथ कनेक्ट हो जाए रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी, इसमें भी करंट नहीं चलेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आसान सवाल था बिल्कुल, लेकिन यह है कि पहले ऐसा सवाल किया हो एक बार तो बढ़िया और भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। मतलब बस देखो चीजें तो उसी में से निकल के आएंगी, कहीं से अलग से तो कुछ आना नहीं है, कंसेप्ट तो वहीं से आने हैं खिचखिचा के। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे आते हैं। नीट का 2021 में आया हुआ सवाल है, नीट वाले चल रहे फिलहाल क्वेश्चन जो चल रहे हैं, नीट का 2021 का सवाल है। चलो देखते हैं क्या बोला। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, इक्वल ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 वायर, 4 एक ही टाइप की वायर है और पैरेलल में उनको लगा रखा है, ठीक है। 4 पैरेलल में वायर को लगा दिया। अच्छा मान लेते हैं एक का रेजिस्टेंस आर, दूसरी का भी आर, तीसरी का भी आर, चौथी का भी आर। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने दिया है इक्वल एरिया दोनों का, क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल भी है और लेंथ भी इक्वल है, इक्वल लेंथ, तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड इन चीज़ों पे करता है, लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, मटेरियल पे करता है। तो ठीक है, अगर इन चारों को इकट्ठा करें तो एक का मान लिया आर, तो चारों का हो जाएगा पैरेलल में r/4, कम हो जाता है हमें पता है। अब इस r/4 की वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब इनका जो टोटल दे रखा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा आर इक्वलेंट, वो दे रखा 0.25 ओम इक्वल्स टू r/4। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो r इक्वल्स टू 1 ओम आ गया। लो जी ये r की वैल्यू आ गई 1 ओम। अब ये जो r की वैल्यू है, एक का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये चारों अगर सीरीज में लगा दिए जाएं, 1 2 3 4, अब एक का रेजिस्टेंस कितना है 1, दूसरे का भी 1, तीसरे का भी 1, चौथे का भी 1, और चारों सीरीज में है तो सीधे ऐड हो जाएंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4, चारों को ऐड कर दो 1 + 1 + 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत आसान सा सवाल था, नीट 2021 में आया था बच्चों। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आया 2023 में ही, ठीक है, नीट में, नीट 2023 में। इसका ए पार्ट वो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे इसलिए ए बी पार्ट बना के डाल दिए, करने तो मुझे सो ही है ना। चलो 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, 10 रजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। 10 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 करते करते ऐसे 10 रेजिस्टेंस है 10, और उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज से। चलो जी कर दिया, बैटरी का EMF E है और हर एक रेजिस्टेंस कितना कितना है R R R R, तो टोटल कितना हो गया ये 10R। सबको ऐड कर दो तो सीरीज में है तो टोटल हो गया ये
यहाँ से यहाँ तक tan r, और ये EMF E हो गया, negligible इंडक्टेंस। देन those are connected in parallel to same battery, the current is increased n times। चलो फिलहाल इसमें करंट चल रहा है मान लो I अगर निकालें तो कितना आएगा, वो आएगा EMF E और अपॉन में रेजिस्टेंस tan r। ठीक, ये फिलहाल करंट I1 कह लो इसको, ये करंट I1 है फिलहाल। अब इन सबको लगा दो पैरेलल में, 1 2 3 एंड सोन करते करते ये हो गए 10। ठीक है, इन सबको सीरीज में पैरेलल में लगा दिया और उसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब करंट आ गया I2। ये सारे कितने होंगे, पैरेलल में है R R R R R R, तो टोटल हो गए 10 R/10। पैरेलल में कम हो जाता है ना, तो R/10। चलो ठीक है, अब यहां से अगर अब करंट निकालें, बैटरी तो वही है, तो I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस R/10, तो ये हो जाएगा 10E/R, 10E/R I2। अच्छा, इन्होंने कहा कि करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, करंट जो है वो n टाइम्स बढ़ गया, पहले कितना था I1। ठीक है, तो I1 के साथ n की मल्टीप्लाई कर दो तो I2 आ जाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए कि करंट जो पहले था उसमें n की मल्टीप्लाई कर दो तो अब वाला करंट आ जाएगा, तो वो बढ़ गया करंट, तो बढ़ गया तो I2 बराबर आ गया NI1। ठीक है, I2 कितना दे रखा है 10E/R, और I1 कितना है E/10R, R से R कट गया, E से E कट गया, n की वैल्यू आ गई यहाँ से 100, 10 × 10 मतलब 100 आ गई, तो n की वैल्यू यहाँ से 100 आ चुकी है। ए ऑप्शन बहुत ही आसान, व पूछो मत कितना आसान है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन फिर भी ठीक था, अच्छा था, सोचने वाली चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 95 चल रहा था शायद, 95 था ना पिछला, हाँ 95 का बी पार्ट। चलो, ये भी 2021 में आया, देखो नीट का। तो इसमें कहा है, क्या बोला है जरा ध्यान से सुनो। 3 रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये R1 R2 R3 आर कनेक्टेड एज शोज इन द गिवन सर्किट। ठीक है, द रेशो I3/I1 ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। I3 और I1 का रेशो निकालना, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट। देखो ये बहुत आसान है सवाल। पहले तो एक काम करो, यहाँ से I1 करंट यहाँ से इधर से जा रहा है देखो, और फिर यहाँ आके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो जगह, इधर I2 इधर I3। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, I1 को लिखा जा सकता है I2 + I3। भाई यहाँ से करंट गया देखो I1, देखो जा रहा है, और फिर वो पट गया, इधर चला गया I2 इधर चला गया I3, दोनों को मिला है, तो I1 I2 और I3 को ऐड करके आ रहा है। एक तो यहाँ से ये रिलेशन है। दूसरा, I2 और I3 को निकाला जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। I2 कितना है I3 कितना, फिर उनका रेशो कर देंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलो, तो निकालने के लिए क्या था, एक बहुत अच्छा सा तरीका था, करंट यहाँ से गया तो कितना इधर गया, कितना गया इधर गया, तो उसके लिए तरीका था कि जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। करंट जब बढ़ता है ना यहाँ से, जैसे पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से करंट गया I1 और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा उसे कैसे डिसाइड करोगे, रेशो से। तो उसका तरीका होता है, एक काम करो, I2 I1 रेशो I2, या ये कह लो जो करंट है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पैरेलल में। भाई ये नहीं होता क्या, देखो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होगी ना। हाँ ठीक है, पूरी बात बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ये भी हमें पता है, जब वोल्टेज सेम है इनकी तो V = I × R। हाँ बिल्कुल, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, दोनों के लिए कांस्टेंट है, जो इसके लिए है पहले वाले के लिए वही नीचे वाले के लिए, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो I जो होगा वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
जो करंट होगा वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। हाँ होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसका करंट I2 और इसका करंट I3, तो I2 रेशो I3 निकालूं तो वो आएगा इक्वल टू में R2 1 में R2 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 स्मॉल दे रखा है इन्होंने, स्मॉल R2 और रेशो I3 करंट किसके अंदर है, R3 के अंदर, तो 1 में R3 ये आ जाएगा रेशो दोनों। अब मुझे मान लो I3 चाहिए, I3 की वैल्यू कैलकुलेट, तो मुझे क्या करना है, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो I3 का रेशो ले लो कितना है 1/R3 और अपॉन में दोनों रेशो का सम 1/R3 R2, दोनों रेशो का सम, रेशो कौन कौन से, एक ही है एक ही, तो 1/R2 प्लस 1/R3, इनको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा कितना 1/R3 अपॉन में इनका एलसीएम वगैरह ले लो, तो R3 प्लस R2 अपॉन में R2 R3, R3 से R3 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी R2 अपॉन में R3 प्लस R2, ये आ गई I3 की वैल्यू। ये करंट आ गया भाई, इस I3 इसके अंदर का करंट आ गया। अब पूछा क्या था हमसे, हमसे पूछा था I3 बटे I1 की वैल्यू। अच्छा, I3 अपॉन I1, तो ये कैसे निकालोगे आप, तो I3 के साथ I1 ऐड कर दो, और I1 कहाँ से निकाले, I2 भी चाहिए फिर तो भाई साहब I2 भी निकाल लो, बिल्कुल उसी तरह से फिर ये वाला रेशो यूज करके होगा, आंसर उसका आएगा I3 I3 तो निकल गया, ऐसे ही I2 निकाल लो, तो I2 निकालोगे तो वो भी इसी से आएगा देखो, और फिर I1 निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड कर, हाँ I3 तो आ गया, I2 भी निकाल लो, तो I2 आएगा, तो I2 का रेशो ले लो ये 1/R2 और बटे में दोनों रेशो का सम कर दो, तो यही आ जाएगा सेम नीचे, तो वो आ जाएगा बस 1 में R2 प्लस 1/R3, इसको सॉल्व करके आ जाएगा R3 बटे में R3 प्लस R, ठीक है, ये I2 आ गया। अब I1 निकालोगे तो आएगा I2 प्लस I3, दोनों को ऐड कर लो, I2 कितना आया, I2 तो ये आया R3 अपॉन में R2 प्लस R3 प्लस I3 ये रहा R2 अपॉन में R2 प्लस R3, दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर भी R2 प्लस R3 बन जाएगा, नीचे भी R2 प्लस R3 बन जाएगा, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, I1 की वैल्यू 1 आ रही है, I1 की वैल्यू जो 1 आ रही है, I1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमें क्या चाहिए था I3 बटे I1, I3 बटे में I1, तो I3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, I3 की वैल्यू आई थी हमारी ये R2 अपॉन में R2 प्लस R3 अपॉन में 1 I1 की जगह, तो ये सॉल्व करके आ गया R2 बटे में R2 प्लस R3, ये रेशियो आ गया R2 अपॉन में R2 प्लस R3, R2 अपॉन में R2 प्लस R3, सी ऑप्शन बैठ रहा भाई, ये बैठ गया। चेक कर लो, कहीं पे कुछ डाउट हो तो एक बार दोबारा से देखना इसको, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, रेशो से कर लो, बिना रेशो के भी हो जाएगा, किरचॉफ से भी हो जाएगा, किरचॉफ से और थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको ये लग रहा होगा सर इतना बड़ा करना पड़ा, बड़े नहीं करने पड़ते, ये तो सब चीज़ें हमको पता होती हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत थोड़ा ही है, वो तो मुझे तो समझाना है, मुझे तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, ए पार्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, इस सर्किट के अंदर करंट किधर से किधर जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना। वैसे तो हम आपको ये सोचना है, इनमें दो बैटरी है, देखो एक इधर एक इधर है,
करंट हमेशा बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करते हैं हम। इधर से चला मान लो आई, इधर और कोई रास्ता ही नहीं, इधर कोई जाना पड़ेगा आई, फिर वो आई इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से गया, इधर से जाके नेगेटिव टर्मिनल। इस पूरे सर्किट में हमें लग रहा है कि करंट ऐसे घूम रहा होगा। अब वो देख के पता चलेगा, अगर करंट ऐसे ही घूम रहा होगा तो आई की वैल्यू प्लस में आएगी, और अगर करंट इसके अपोजिट घूम रहा होगा तो आई की वैल्यू माइनस में आएगी। तो इसकी आई की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी वो देखेंगे। तो एक कॉर्नर पकड़ लो, किरचॉफ लॉ लगाओ। यहाँ से इधर चले कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से इधर चले तो ये करंट है आई इसमें, तो प्लस का 2i। फिर आगे बढ़े बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो माइनस का 10। फिर आगे बढ़े बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस का 5। फिर आगे बढ़े तो आई करंट इसके अंदर से है प्लस का 1 इंटू आई, 1i। फिर यहाँ से आगे बढ़े कुछ नहीं, फिर यहाँ से करंट जा रहा है आई तो प्लस का 7i। ठीक है, करंट अगर हमारे डायरेक्शन में तो प्लस, पहुँच गए डी पे तो इक्वल्स टू जी, डी से चले थे डी पे पहुँच गए। अब देखो 2i, 1i और 7i, तो ये हो गया पूरा 10i। फिर यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस माइनस का 10 प्लस का 5, माइनस का 5 बचा, उधर ले जाओ तो प्लस का 5 आ गया। आई की वैल्यू आ गई 5 बटे में 10, 0.5 एम्पियर। बस आंसर 0.5 है। तो ये है ऑप्शन। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं हमने माना ही पहले था, ए से बी की तरफ जा रहा है। आसान, बिल्कुल आसान, 2023 नीट का सवाल। चलो बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। मैं क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ये 2020 का नीट का क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर क्या है, एक कॉपर होता है भाई साहब एक मेटल कंडक्टर, और कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो बढ़ती है तो उसके लिए ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ लगातार बढ़ती है, इस टाइप का ग्राफ होता है उसका, टाइप का रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ये होता है ग्राफ। अब ये तो साफ पता चल रहा, बी पार्ट है इसका, बी है। रेजिस्टिविटी कम नहीं होती, इसमें भी कम हो रही, इसमें भी कम हो रही, इसमें बढ़ रही, इसमें भी बढ़ रही, पर आपको ये याद रखना है कि लीनियरली नहीं बढ़ती, लीनियरली नहीं बढ़ती, इस तरह से बढ़ती है। ये तो ग्राफ आपको याद कराया जाता है जब हमें मतलब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का ए पार्ट। क्या बोला इसमें, इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू इसकी वैल्यू ऑफ आर होगा, ये शायद आर दे रखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ आर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू बताओ। चलो तो बहुत आसान है, पता है इसको कैसे करोगे। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे करंट 0 है तो इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो कितनी है, 2 वोल्ट। बैटरी के अक्रॉस 2 वोल्ट, वही 2 वोल्ट यहाँ से इसको मिल जाएगी क्योंकि इसमें तो करंट है ही नहीं, तो वोल्टेज का ड्रॉप तो होना ही नहीं है कुछ, तो यहाँ से यहाँ इसके अक्रॉस 2 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ से इसके अंदर चलने वाला जो करंट होगा, मान लो यहाँ से करंट निकला आई, यहाँ से करंट आई निकला, और वो करंट यहाँ को जा रहा है, फिर इसमें तो जाएगा नहीं, तो वो सारा करंट आई निकल के इसमें को जाएगा, आई वही करंट इसमें को निकल के जाएगा आई, और यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस आई की वैल्यू निकालूं तो इस आई की वैल्यू आ जाएगी क्या, तो भाई साहब इस आई की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से यहाँ, इधर वाला पोर्शन तो हटा ही दो, भूल जाओ इसको। तो यहाँ से करंट गया यहाँ, हाँ यहाँ ऐसे गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के ऐसे घूम गया, तो यहाँ से करंट क्या होगा, वोल्टेज
10 और अपॉन में आर, आर कितना है इसका 400, तो इसका, और फिर इसके साथ सीरीज में ये है आर, तो 400 प्लस आर। आगे वाला मत देखना, उसे तो भूल जाओ, बस ये आपका आंसर आ गया, इसके अंदर का करंट आ गया। ठीक है, अब आपके हिसाब से यहाँ की वोल्टेज 2 है, देखो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज ये 2 है, ये वोल्टेज 2 यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा के आप आर निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो वी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज देखो, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज देखो कितनी है 2 वोल्ट, और आर कितना है आर, तो आई होता है वी बाई आर, तो 2 वोल्ट वी और बाई अपॉन में आर। आई की देखो दो वैल्यू आई, इधर से पूरे सर्किट को सॉल्व करके आई की वैल्यू ये आ रही है, और सिर्फ इसकी वोल्टेज पता है, इससे आई की वैल्यू ये आ रही है, दोनों को इक्वल रख लो, आर आ जाएगा। तो 2 बाई आर और 10 अपॉन में 400 प्लस आर, इनको इक्वल रखो, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 800 प्लस 2r इक्वल्स टू 10r। इसे उधर लेके जाओ तो 800 इक्वल्स टू 8r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अपॉन में जाएगा 100 r की, तो आंसर हो गया 100। आसान बिल्कुल, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी अगले चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए मतलब टाइप नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मुझे एक दिन का समय चाहिए, तो कल मैं जो इसके 100 क्वेश्चन है कंप्लीट कर दूंगा। अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। वैसे तो ये 90 कौन सा है, 97 है, 97 का बी पार्ट है। अभी 98 बचा हुआ है, उसमें 2 पार्ट है, 99 बचा हुआ है, उसमें 2 पार्ट है, और 100 वाले में 1 पार्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 और में हो सकता है 2 पार्ट हो, मुझे पता नहीं पक्का, पर मतलब क्वेश्चन जो है वो अगले चैप्टर के पूरे नहीं है, फिर कल नहीं हो पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि मैं जो है इस वाले वीडियो को थोड़ा सा कल कर दूंगा, नहीं तो मैं ये सोचा था कि आज ख़त्म कर लूँ, पर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी कल कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो जरा इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 97 का बी पार्ट। इसमें कहा ए चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हैज़ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। अच्छा, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यार बिल्कुल आसान सवाल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में क्या वो होता है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वी डी अपॉन में ई, ये होता है, यही होता है ना, वी डी अपॉन में ई, ये होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला। तो वी डी तो हमको दे ही रखा है, वी डी कितना दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 10 की पावर -4 अपॉन में, और ये उल्टा लिख दिया मैंने, ई अपॉन वी डी होता है, शायद उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद उल्टा होता है, देख लेंगे वो तो। चलो ई अपॉन में वी डी, हाँ ये होता है। तो ई कितना है, ई तो दे रखा है, ई कितना है, ई अपॉन वी डी होता है या वी डी अपॉन ई, एक मिनट में ज़रा चेक कर लूँ भाई, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। पहले ही ठीक लिखा था यार मैंने, पहले ही ठीक लिखा था, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। वी डी अपॉन में ई, पहले ही ठीक लिख दिया था, वी डी अपॉन में, तो ये है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को कहते हो आप मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। ठीक है, तो वी डी कितना दिया है, कभी कभार भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि कोई फॉर्मूला उल्टा याद आए या कुछ ऐसा हो जाता है ऐसा। ठीक है, वी डी कितना है 7.5 10⁻⁻⁴ अपॉन में, ये है 3 इंटू 10⁻⁻10, इसे इसको काट लो, 2.5 10⁻⁶। यार कितना आसान था ये, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड।
पर वोल्ट पर, ये आ गया आंसर मोबिलिटी का। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है। नीट के क्वेश्चन, जेई मेंस के क्वेश्चन आपको देखो सारे कराए हैं मैंने, जो क्वेश्चन पहले कराए हैं उनके बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आज का सेशन तो बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं और कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, परसों से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आपका जो ड्यूटी है उसे निभाते रहो, मैं अपनी ड्यूटी निभाता रहूँगा, आप अपनी ड्यूटी निभाते रहिए और कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। ओके बच्चों।